नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की कहानी में उतर रहे हैं जो विरोधाभासों और सच में असाधारण बदलावों से भरा हुआ है। दक्षिण कोरिया। हमारे पास जो जानकारी है वो इस देश के कई अलग-अलग रंग दिखाती है। मतलब तकनीक की ऊंचाइयों से लेकर गहरी सांस्कृतिक जड़ों तक। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन जानकारी को ठीक से खंगालें और पूर्वी एशिया के इस कह सकते हैं पावर हाउस के सबसे अहम पहलुओं को समझें। हम देखेंगे कि इसकी अर्थव्यवस्था कैसे इतनी तेजी से बढ़ी, इसकी संस्कृति दुनिया भर में कैसे फैली और हाँ, आज इसके सामने क्या मौके हैं और क्या चुनौतियां। हाँ, क्योंकि सैमसंग, ह्युंडई, के पॉप, के ड्रामा ये नाम तो आजकल लगभग सभी ने सुने ही हैं। लेकिन ये सब उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा कैसे बनते हैं जिसे हम दक्षिण कोरिया कहते हैं। तो चलिए इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। इसका भूगोल और इतिहास, कहाँ से कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो भौगोलिक रूप से देखें तो कोरिया गणराज्य यानी दक्षिण कोरिया कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में है। राजधानी सियोल है, जो एक बहुत बड़ा विशाल महानगर है। और दिलचस्प बात यह है कि देश का लगभग करीब 70% हिस्सा पहाड़ी है। अब ये शायद इसके विकास के शुरुआती दिनों में एक चुनौती रही होगी, पर इसने वहाँ की संस्कृति और जीवन शैली को भी एक खास आकार दिया है। समुद्र तट भी लंबे हैं और कई अच्छे बंदरगाह हैं जैसे बुसान। ये इसके ग्लोबल ट्रेड के लिए मतलब जीवन रेखा जैसे साबित हुए हैं। अच्छा, और इन पहाड़ों और समुद्र तटों के बीच मौसम, जानकारी में जिक्र था कि यहाँ 4 अलग-अलग मौसम होते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम स्पष्ट 4 मौसम, गर्मियाँ, सर्दियाँ, वसंत और पतझड़। ये विविधता न सिर्फ नज़ारों को बदलती है, बल्कि खेती और लोगों के रहन-सहन पर भी असर डालती है। अब अगर इतिहास पर आएं, तो आधुनिक दक्षिण कोरिया की कहानी थोड़ी जटिल और दर्दनाक भी है। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया जापानी शासन से आज़ाद तो हुआ, लेकिन फिर जल्द ही वो शीत युद्ध की राजनीति का शिकार बन गया। और शायद इसी के चलते 1948 में देश का विभाजन हो गया, उत्तर और दक्षिण कोरिया में। ये विभाजन तो स्थायी हो गया है ना? हाँ, दुर्भाग्य से, हाँ। और इसके फौरन बाद 1950 से 1953 तक चला कोरियाई युद्ध। इस युद्ध ने तो प्रायद्वीप को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। लाखों लोग मरे गए, शहर खंडहर बन गए। जानकारी ये बताती है कि युद्ध विराम तो हुआ, पर शांति संधि कभी हुई ही नहीं। इसलिए तकनीकी तौर पर देखें तो दोनों कोरिया आज भी एक तरह से युद्ध की स्थिति में ही हैं। और यही तनाव दक्षिण कोरिया की विदेश नीति, उसके भारी सैन्य खर्च और शायद राष्ट्रीय मानसिकता का भी एक अहम हिस्सा है। ये सोचना भी मुश्किल लगता है कि उस तबाही के बाद कोई देश कैसे खड़ा हो सकता है। लेकिन दक्षिण कोरिया ने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि ऐसी तरक्की की जो मतलब अभूतपूर्व थी। इसी को हान नदी पर चमत्कार या मिरेकल ऑन द हैंड रिवर कहा गया है ना? जानकारी इस बदलाव को कैसे दिखाती है? बिल्कुल, ये शब्द उसी असाधारण आर्थिक बदलाव को दिखाता है जो 1960 के दशक से शुरू हुआ था। जरा सोचिए, युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित थी और विदेशी मदद पर निर्भर। लेकिन अगले बस कुछ ही दशकों में इसने भारी औद्योगिकरण किया, निर्यात पर जोर दिया और देखते ही देखते एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति बन गया। पर ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या जानकारी इसके पीछे के कारणों पर कुछ रोशनी डालती है? मतलब सिर्फ मेहनत ही तो काफी नहीं रही होगी। सही सवाल है। जानकारी कई चीजों की ओर इशारा करती है। एक तो सरकार की नीतियां थी, जिन्होंने निर्यात उन्मुख उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया, और तथाकथित चैबोल यानी बड़े पारिवारिक व्यापारिक समूह जैसे सैमसंग, ह्युंडई, एलजी, इनके विकास में भी मदद की। दूसरा, शिक्षा पर बहुत ज्यादा निवेश किया गया, जिससे एक कुशल स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हुआ। और तीसरा, कहा जाता है कि कोरियाई लोगों की वो जो मजबूत कार्य नैतिकता है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का जज्बा, वो भी बहुत अहम था। हालांकि ये भी सच है कि इस तेज विकास की कुछ सामाजिक और पर्यावरणीय कीमतें भी चुकानी पड़ी, जिनका जिक्र शायद हम आगे चुनौतियों में करेंगे। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे नीति, शिक्षा और शायद एक तरह के राष्ट्रीय संकल्प ने मिलकर ये बदलाव मुमकिन किया। चलिए, अब वर्तमान राजनीतिक और आर्थिक माहौल को देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था कैसी है वहाँ की? राजनीतिक तौर पर दक्षिण कोरिया एक वाइब्रेंट, जीवंत लोकतंत्र है। यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रपति राष्ट्र और सरकार दोनों का प्रमुख होता है और 5 साल के लिए सीधे चुना जाता है। लेकिन साथ ही एक सदनीय विधायिका यानी नेशनल असेंबली, वो भी काफी शक्तिशाली है और कानून बनाने का काम करती है।
न्यायपालिका स्वतंत्र है और पिछले कुछ दशकों में देश ने सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण देखा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत होते हुए देखा है। और अर्थव्यवस्था, हमने चमत्कार की बात की, तो आज उसकी क्या स्थिति है? जानकारी तो इसे दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में गिनती है। जी हाँ, आज ये दुनिया की लगभग 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो इसके आकार को देखते हुए तो काफी प्रभावशाली है। ये सिर्फ बड़ी ही नहीं बल्कि बहुत उन्नत और तकनीक संचालित भी है। जैसा हमने पहले कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन्स वगैरह, ऑटोमोबाइल, जहाज निर्माण, स्टील और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों में ये ग्लोबल लीडर हैं। सैमसंग और एलजी जैसी कंपनियां कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में दुनिया पर छाई हुई हैं, तो hyundai और किया वैश्विक ऑटोमोटिव बाजार के बड़े खिलाड़ी हैं। ये तो वाकई कमाल है। लेकिन क्या ये निर्भरता कुछ ही बड़े चेबोल पर बहुत ज्यादा नहीं हो गई है? क्या इससे अर्थव्यवस्था में कोई जोखिम जैसा कुछ पैदा होता है? ये एक वैध चिंता है और अक्सर इस पर बहस भी होती है। चेबोल ने देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसमें कोई शक नहीं। रोजगार पैदा किया है और वैश्विक बाजार में कंपटीशन दिया है। लेकिन जानकारी ये भी संकेत देती है कि उनकी जो अत्यधिक शक्ति है वो अर्थव्यवस्था में कभी-कभी असंतुलन पैदा कर सकती है, शायद इनोवेशन को सीमित कर सकती है और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसलिए अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और चेबोल के प्रभाव को संतुलित करना ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है। समझ गई। यानी आर्थिक सफलता के साथ अपनी जटिलताएं भी हैं। अच्छा, अब उस पहलू पर आते हैं जिसने हाल के वर्षों में दक्षिण कोरिया को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है, इसकी संस्कृति। के पॉप और के ड्रामा का जिक्र किए बिना तो बात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल अधूरी। हैल्यू या जिसे कोरियन वेव कहते हैं, उसने पिछले 2 दशकों में वैश्विक पॉप संस्कृति पर बहुत गहरा असर डाला है। बीटीएस और ब्लैकपिंक जैसे के पॉप समूह दुनिया भर में चार्ट्स पर छाए हुए हैं और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर के ड्रामा की लोकप्रियता तो मतलब अभूतपूर्व है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण सॉफ्ट पावर बन गया है जो देश की छवि और पर्यटन दोनों को बढ़ावा दे रहा है। पर यह हैल्यू इतना सफल क्यों हुआ? क्या जानकारी इसके पीछे कोई खास वजह बताती है? क्या ये सिर्फ अच्छा संगीत और अच्छी कहानियां हैं या कुछ और भी है इसके पीछे? जानकारी बताती है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक तो उच्च गुणवत्ता का प्रोडक्शन। आप म्यूजिक वीडियोस देखें, बहुत स्टाइलिश होते हैं। ड्रामा की पटकथा और सिनेमाटोग्राफी अक्सर बहुत अच्छी होती है। दूसरा, कलाकारों की वो जो कड़ी ट्रेनिंग होती है और परफॉर्मेंस का स्तर। तीसरा, सोशल मीडिया का बहुत स्मार्ट उपयोग, जिससे वो दुनिया भर के फैंस से सीधा जुड़ताते हैं। और शायद एक और पहलू है, इन कहानियों और संगीत में अक्सर ऐसे यूनिवर्सल विषय होते हैं जिनसे युवा पीढ़ी आसानी से जुड़ जाती है, भले ही भाषा और संस्कृति अलग क्यों ना हो। लेकिन दक्षिण कोरियाई संस्कृति सिर्फ के पॉप और के ड्रामा तक ही तो सीमित नहीं है ना? परंपराओं का क्या स्थान है वहाँ? बिल्कुल नहीं। आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिक संस्कृति भी यहाँ बहुत जीवित है। जानकारी के अनुसार परिवार और समुदाय अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, हालांकि उनमें भी बदलाव आ रहे हैं, जाहिर है। पारंपरिक त्योहार जैसे छूसोक, जो फसल उत्सव जैसा है, और सोललाल, चंद्र नववर्ष, अभी भी बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। खान पान में किमची, वो फर्मेंटेड सब्जियां, वो तो लगभग राष्ट्रीय भोजन है। और बुलगोगी, ग्रिल्ड मीट जैसे व्यंजन भी बहुत लोकप्रिय हैं। पारंपरिक वास्तुकला जैसे पुराने महल और हनोक पारंपरिक घर, उन्हें आज भी सहेज कर रखा गया है। और भाषा, हंगुल लिपि के बारे में भी कुछ खास बात है, सही कह रही हूँ? हाँ, हंगुल लिपि, जिसे 15वीं शताब्दी में राजा सेजोंग महान ने बनवाया था, बहुत वैज्ञानिक और सीखने में आसान मानी जाती है। यह कोरियाई राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसके अलावा जानकारी यह भी उजागर करती है कि समाज में शिक्षा और कड़ी मेहनत को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि एक शब्द है पल्ली पल्ली, जिसका मतलब है जल्दी जल्दी। ये कोरियाई लोगों की तेज रफ्तार से काम करने की प्रवृत्ति को दिखाता है और शायद यही हान नदी पर चमत्कार के पीछे की एक सांस्कृतिक वजह भी रही हो। वाह, ये परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण तो वाकई बड़ा आकर्षक लगता है। अच्छा, अगर कोई इस संस्कृति और नज़ारों का अनुभव करने जाना चाहे तो पर्यटन के लिहाज से क्या खास है? आपने सियोल, बुसान, जेजू द्वीप का जिक्र किया था। हाँ, ये कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। सियोल एक विशाल आधुनिक शहर है, पर यहाँ ग्योंगबोक-कुंग जैसे शानदार शाही महल भी हैं। शॉपिंग जिले जैसे म्योंगडोंग हैं और गंगनाम जैसे फैशनेबल इलाके भी। बुसान, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वो अपने खूबसूरत समुद्र तटों जैसे हेउंदे बीच और ताज़े समुद्री भोजन के लिए जाना जाता है। और जेजू द्वीप,
उसे तो मैंने सुना है कोरिया का हवाई भी कहते हैं लोग। हाँ, कुछ मायनों में कह सकते हैं। जेजू अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जैसे लावा ट्यूब्स और माउंट हल्लासन, जो दक्षिण कोरिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहाँ के समुद्र तट, झरने और शांत माहौल इसे हनीमून मनाने वालों और प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत खास बनाते हैं। इसके अलावा एक ग्योंगजू शहर है, जो प्राचीन सिल्ला साम्राज्य की राजधानी था। उसे बिना दीवारों वाला संग्रहालय कहते हैं, क्योंकि वहाँ ऐतिहासिक स्थल जगह जगह बिखरे पड़े हैं। तो मतलब घूमने के लिए ऐतिहासिक, आधुनिक, प्राकृतिक हर तरह के विकल्प मौजूद हैं वहाँ। लगता है देखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहाँ भी सब कुछ एकदम सकारात्मक ही नहीं होगा। क्या जानकारी कुछ प्रमुख चुनौतियों का भी जिक्र करती है, जिनका सामना आज दक्षिण कोरिया कर रहा है? हाँ बिल्कुल, कई गंभीर चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स। दक्षिण कोरिया दुनिया की सबसे कम जन्मदर वाले देशों में से एक है और आबादी बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में काम करने वाले लोगों की संख्या कम होगी और बुजुर्गों की देखभाल का बोझ बढ़ेगा। ये अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण प्रणालियों पर भारी दबाव डालेगा, इसमें कोई शक नहीं। ओह, ये तो वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका असर लंबे समय तक रहेगा। और उत्तर कोरिया के साथ जो तनाव है, उसका क्या? वो तो एक स्थायी और बहुत गंभीर मुद्दा है। जैसा हमने पहले बात की, दोनों देशों के बीच तकनीकी रूप से युद्ध कभी खत्म ही नहीं हुआ। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल परीक्षण लगातार तनाव पैदा करते रहते हैं। दक्षिण कोरिया को अपनी रक्षा पर भारी खर्च करना पड़ता है और हमेशा एक संभावित संघर्ष के साए में रहना पड़ता है। हालांकि बातचीत और शांति के प्रयास भी चलते रहते हैं, लेकिन स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। यानी सुरक्षा हमेशा एक बड़ी प्राथमिकता रहती है। और समाज के अंदर कोई चुनौतियां, जानकारी में युवाओं में तनाव का जिक्र था शायद। हाँ, दक्षिण कोरियाई समाज अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव, खासकर शिक्षा और रोजगार के मामले में। छात्रों पर अच्छे विश्वविद्यालयों में एडमिशन पाने का भारी दबाव होता है और फिर युवाओं को अच्छी नौकरियां पाने के लिए कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ता है। लंबे काम के घंटे और सामाजिक दबाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। ये उस तेज विकास और सफलता की एक, कह सकते हैं, स्याह हकीकत है। इसके अलावा, जैसा हमने पहले चेबुल की बात की, आर्थिक असमानता और अवसरों की कमी भी कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ये चुनौतियां दिखाती हैं कि तस्वीर कितनी जटिल है। तरक्की की राह वाकई आसान नहीं होती है। अब आखिर में भारत के साथ दक्षिण कोरिया के रिश्तों पर एक नजर डालते हैं। जानकारी के मुताबिक ये रिश्ते कैसे विकसित हो रहे हैं? जानकारी बताती है कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। इन्हें विशेष रणनीतिक साझेदारी यानी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। आर्थिक सहयोग इसका एक बहुत प्रमुख स्तंभ है। सैमसंग, एलजी, ह्युंडई, किया जैसी कोरियाई कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही हैं और अब तो ये घरेलू नाम बन चुकी हैं। वो भारतीय बाजार की क्षमता को अच्छी तरह पहचानते हैं। और व्यापार के अलावा और किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है? व्यापार और निवेश के अलावा तकनीक, विनिर्माण और रक्षा क्षेत्र में सहयोग महत्वपूर्ण हो रहा है। दोनों देश स्मार्ट सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों में मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में भी संयुक्त अभ्यास और उपकरणों की खरीद पर बातचीत चल रही है। और हाँ, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ रहा है। भारत में कोरियाई संस्कृति, खासकर के पॉप और भोजन में रुचि बढ़ी है और कोरिया में योग और भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता है। तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों देशों के बीच एक बहुआयामी रिश्ता विकसित हो रहा है, जो भविष्य में और गहरा हो सकता है, ऐसा लगता है। निश्चित रूप से दोनों एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि में साझा हित रखते हैं। ये साझेदारी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जिसने युद्ध की राख से उठकर खुद को एक वैश्विक आर्थिक और तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित किया है, और ये अपनी प्राचीन परंपराओं और बेहद आधुनिक जीवन शैली के बीच एक संतुलन साधने की लगातार कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे हान नदी पर चमत्कार ने देश का कायापलट कर दिया, कैसे हेलियो ने इसकी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन साथ ही हमने बूढ़ी होती आबादी, उत्तर कोरिया से निरंतर तनाव और समाज के भीतर प्रतिस्पर्धा के दबाव जैसी गंभीर चुनौतियों को भी समझा। और हाँ, भारत के साथ इसके रिश्ते
एक उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करते हैं। ये वाकई एक गतिशील और बहुस्तरीय देश है जिसकी कहानी लगातार बदल रही है। यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि दक्षिण कोरिया का जो अनुभव रहा है, यानी युद्ध के बाद लगभग शून्य से शुरुआत करके तकनीकी और आर्थिक शिखर तक पहुंचना और साथ ही अपनी सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करना, क्या ये मॉडल दुनिया के अन्य विकासशील देशों के लिए कोई सबक रखता है, या फिर इसकी सफलता की कहानी इतनी विशिष्ट परिस्थितियों में गढ़ी गई है कि उसे दोहराना शायद मुश्किल है, खासकर जब हम देखते हैं कि इस सफलता के साथ सामाजिक और जनसंख्याकीय चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या तरक्की का कोई एक ही रास्ता होता है या हर देश को अपना संतुलन खुद ही खोजना पड़ता है। इस दिलचस्प सवाल के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।